इस कहानी की शुरुआत होती है बोस्टन हार्बर के गहरे और ठंडे पानी से और साल होता है सन 1954। यहाँ पर हम एक फेरी को देखते हैं जो बड़ी तेजी से एक आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। इस फेरी पर सवार होता है यूएस मार्शल एडवर्ड डेनियल्स, जिसे सब प्यार से टेडी बुलाते हैं, और उसके साथ होता है उसका नया पार्टनर चक कॉल। टेडी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। समंदर की लहरों की वजह से उसे सी सिकनेस हो जाती है और वो वॉशरूम में उल्टियां करने लगता है। वो शीशे में अपना चेहरा देखता है और खुद को संभालता है और कहता है कि हिम्मत रख टेडी, बस कुछ ही देर की बात है। बाहर मौसम खराब होने लगता है, घनी धुंध छा जाती है। चाकू से पानी देता है और दोनों डेक पर आते हैं। सामने धुंध के बीच से एक आइलैंड उभर कर आता है और इस आइलैंड का नाम होता है शटर आइलैंड। ये कोई आम जगह नहीं होती बल्कि इसका मंजर ही डरावना होता है। इस आइलैंड पर एश क्लिफ हॉस्पिटल बना हुआ है जो पूरे अमेरिका का सबसे सिक्योर मेंटल असाइलम माना जाता है। यहाँ उन क्रिमिनल्स को रखा जाता है जो दिमागी तौर पर बीमार हैं और बेहद खतरनाक हैं, यानी क्रिमिनली इंसेन। अब जैसे ये आइलैंड पर उतरते हैं तब माहौल में इन्हें अजीब सा तनाव महसूस होता है। इन्हें पुलिस गार्ड्स हर जगह तैनात मिलते हैं। इन गार्ड्स के हाथों में बड़ी बड़ी राइफल्स होती हैं और वो टेडी और चक को शक की नजर से देख रहे होते हैं जैसे कि वो कोई दुश्मन हो। अब इसके बाद डिप्टी वार्डन उन्हें लेने आता है। वो सबसे पहले टेडी और चक से उनके हथियार मांग लेता है। टेडी पहले हिचकिचाता है लेकिन वार्डन साफ कहता है कि हॉस्पिटल के असूलों के मुताबिक आप अंदर हथियार नहीं ले जा सकते और अब इन्हें ना चाहते हुए भी अपनी गन्स जमा करनी पड़ती हैं। अब जैसे जैसे वो हॉस्पिटल के करीब पहुंचते हैं तब नजारा और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। वहाँ पर लाल ईंटों की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और उन दीवारों के ऊपर कांटेदार तारें और साथ ही इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई होती है। ये किसी हॉस्पिटल से ज्यादा एक हाई सिक्योरिटी जेल लगता है। वहाँ 3 बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वार्ड ए, वार्ड बी और वार्ड सी। डिप्टी वार्डन बताता है कि वार्ड ए मर्दों के लिए, वार्ड बी औरतों के लिए और वार्ड सी में सबसे खतरनाक मरीज रहते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको मेरी या चीफ डॉक्टर की इजाजत लेनी होगी। अब इसके बाद ये लोग अंदर पहुंचते हैं जहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर जॉन केवली से होती है। डॉक्टर केवली इस हॉस्पिटल के हेड साइकेट्रिस्ट हैं। वो दिखने में काफी सुलझे हुए और काम लगते हैं लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी राजदारी दिखाई देती है। डॉक्टर केवली उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया। एक फीमेल पेशेंट जिसका नाम रेचल सोलांडो है वो कल रात यहाँ से गायब हो गई है। ये सुनकर टेडी हैरान हो जाता है। एक मेंटल पेशेंट इतनी सिक्योरिटी वाले आइलैंड से कैसे गायब हो सकती है। तब डॉक्टर केवली बताते हैं कि रेचल की कहानी बहुत दर्दनाक है। उसका फादर वर्ल्ड वॉर 2 में मारा गया था। इस सदमे ने उसे पागल कर दिया। उसने अपने तीनों लड़कों को अपने घर के पीछे बनी झील में डुबाकर डाला। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि रेचल मानती नहीं थी कि उसके लड़के मर चुके हैं। उसका दिमाग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता। उसे लगता है कि वो अभी भी अपने घर में है और उसके बच्चे जिंदा हैं। वो डॉक्टर्स और स्टाफ को दूध वाला या पोस्टमैन समझती है। टेडी पूछता है कि वो भागी कैसे। डॉक्टर केवली उन्हें रेचल के कमरे में ले जाते हैं ताकि वो खुद देख सके। कमरा देखकर टेडी और चक दंग रह जाते हैं। खिड़की पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी होती हैं। दरवाजा बाहर से लॉक होता है और जूतों का जोड़ा वहीं रखा होता है, यानी वो नंगे पांव भागी थी। लेकिन टेडी बार बार ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ से भागी कैसे। वो हवा में गायब तो नहीं हो सकती। अब तलाशी लेते वक्त टेडी को फर्श के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर पेंसिल से कुछ लिखा होता है। उस कागज पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 और रूल 67, यानी कि 67 कौन है। दरअसल ये कोई आम नोट नहीं होता, ये एक पहेली होती है। टेडी डॉक्टर केवली से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। डॉक्टर केवली कहते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद ये उसके पागलपन का हिस्सा है। लेकिन टेडी का जासूसी दिमाग कहता है कि दाल में कुछ काला है। लॉ ऑफ 4 और 67 कौन है। हॉस्पिटल में कुल मिलाकर 66 पेशेंट्स हैं, तो ये 67th पेशेंट कौन है जिसका जिक्र रेचल कर रही थी। टेडी स्टाफ से पूछताछ करना चाहता है। डॉक्टर केवली उन्हें कॉमन रूम में ले जाते हैं जहाँ नर्सेस मौजूद होती हैं। टेडी नर्सेस और ऑर्डरली से सवाल करता है पर सबका यही कहना होता है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन टेडी नोट करता है कि सबके जवाब रट्टे रटाए लगते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही सिखाया गया हो कि क्या बोलना है। टेडी को पता चलता है कि रेचल का इलाज डॉक्टर शिन कर रहे थे। टेडी उनसे मिलना चाहता है लेकिन डॉक्टर केवली बताते हैं कि डॉक्टर शिन आज सुबह ही छुट्टी पर चले गए। ये बात टेडी को हजम नहीं होती। एक पेशेंट गायब है और उसका डॉक्टर अचानक छुट्टी पर चला गया। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। ये सब सोचकर टेडी को शक होने लगता है। अब इसके बाद शाम हो जाती है और मौसम बिगड़ने लगता है। तूफान आने के आसार बन जाते हैं। टेडी और चक को डॉक्टर केवली के घर डिनर पर बुलाया जाता है। वहाँ एक और डॉक्टर मौजूद होता है जिसका नाम डॉक्टर नायरिंग होता है। दरअसल ये एक जर्मन डॉक्टर है। डॉक्टर नेरिंग को देखकर टेडी का मूड खराब हो जाता है। असल में टेडी ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था। उसने डाचाओ कंसंट्रेशन कैंप को आजाद करवाया था। वहाँ उसने देखा था कि कैसे नाजी डॉक्टर्स बेगुनाह लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। टेडी को डॉक्टर नायरिंग में वही नाजी झलक दिखती है। इन दोनों के बीच बातों ही बातों में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। डॉक्टर नायरिंग टेडी को साइकोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो टेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। रात को टेडी और चक को रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स दिए जाते हैं पर वहाँ पर टेडी को नींद नहीं आती। उसे माइग्रेन यानी कि आधे सर की दर्द की शिकायत रहती है। जब वो सोता है तो उसे हमेशा की तरह डरावने सपने आते हैं। अब सपने में वो अपने घर में होता है। वहाँ उसकी बीवी डोलोरस होती है। डोलोरस 2 साल पहले एक आग लगने के हादसे में मारी गई थी। सपने में डोलोरस की पीठ से राख झड़ती दिखाई देती है। वो टेडी से कहती है कि टेडी रेचल अभी भी यहीं है, वो कहीं गई नहीं है। लाइडिस भी यहीं है। तब अचानक टेडी की आंख खुल जाती है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं।
बाहर भयानक तूफान आ चुका होता है, बिजली कड़क रही होती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह टेडी चक को अपना असली मकसद बताता है। वो कहता है कि चक, मैं यहाँ सिर्फ रेचल को ढूंढने नहीं आया, मैं यहाँ एंड्रयू लाइडिस को ढूंढने आया हूँ। चक उससे हैरानी से पूछता है कि कौन एंड्रयू लाइडिस। टेडी बताता है कि एंड्रयू लाइडिस मेंटेनेंस मैन था जिसने उसके अपार्टमेंट में आग लगाई थी, जिसमें उसकी बीवी डॉलरस जलकर मर गई थी। टेडी को खबर मिली थी कि लाइडिस को पकड़कर इसी एशक्लिफ हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन अभी तक उसे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। दरअसल टेडी को शक होता है कि यहाँ पेशेंट्स पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट यहाँ दिमाग कंट्रोल करने वाले ड्रग बना रही है और एंड्रयू लाइडिस इनका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है और अब टेडी इस जगह का पर्दाफाश करना चाहता है। तूफान की वजह से पूरे आइलैंड की बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिक फेंसेस काम करना बंद कर देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब मरीजों को रोकने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। टेडी और चक इस मौके का फायदा उठाते हैं। वो वार्ड सी में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो वार्ड जहाँ सबसे खतरनाक मरीज हैं। वार्ड सी अंदर से किसी भूतिया गुफा से कम नहीं लगता। वहाँ पर अंधेरा और चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज रही होती है। वहाँ घूमते हुए टेडी बिछड़ जाता है। उसे एक सेल में से किसी की आवाज आती है। टेडी उस सेल के पास जाता है। अंदर एक आदमी होता है जिसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। इस आदमी का नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज पहले एक प्रिजनर था जिसे टेडी पहले से ही जानता था। जॉर्ज टेडी को देखकर चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। टेडी पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जॉर्ज बताता है कि यहाँ दिमाग के साथ खेला जाता है, वो तुम्हें यहाँ पागल बना देंगे, वो तुम्हें खाने में, पानी में, दवाइयों में ड्रग्स देते हैं। जॉर्ज टेडी का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम अभी तक समझ नहीं पाए, ये सब एक जाल है। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा आना सब प्लान्ड है। तुम कभी साइलेंट से बाहर नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम उनके लिए खतरा हो। तुम्हें रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। जॉर्ज कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम लाइट हाउस जाओ, वहाँ सबसे ऊपर ब्रेन सर्जरी होती है, वहाँ लोबोटोमी की जाती है। टेडी वहाँ से भागने लगता है। उसका दिमाग पूरी तरह से घूमने लगता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि क्या सच में चक भी इस साजिश में शामिल है। टेडी चक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो पहाड़ियों की तरफ जाता है जो लाइट हाउस की तरफ जाती है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल होता है। नीचे समंदर की तेज लहरें चट्टानों से टकरा रही होती हैं। तब टेडी देखता है कि नीचे चट्टान पर चक की बॉडी पड़ी है। उसे लगता है कि चक गिर गया। वो बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। अब टेडी को अपने आप पर शक होने लगता है कि क्या ये उसका वहम था या फिर उसके साथ कुछ बुरा किया गया है। तभी उसे चट्टान के बीच एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर आग जल रही होती है। टेडी जब अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक औरत बैठी मिलती है। उसके फटे हुए कपड़े और बिखरे हुए बाल होते हैं। वो औरत टेडी से पूछती है, तुम मार्शल हो? टेडी कहता है कि हाँ। वो औरत कहती है कि मेरा नाम डॉक्टर रेचल सोलांडो है। ये सुनकर टेडी पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि रेचल सोलांडो तो एक पेशेंट थी। वो औरत बताती है कि वो असली डॉक्टर रेचल है। वो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट थी। जब उसने यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट्स पर सवाल उठाए तो उन्होंने उसे ही पागल डिक्लेयर कर दिया। वो बताती है कि ये लोग साइकोट्रोपिक ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सके। या तुमने यहाँ की एस्पिरिन खाई थी, या तुमने यहाँ की कॉफी पी थी, या फिर तुमने यहाँ की सिगरेट पी थी। तब टेडी को याद आता है कि उसने डॉक्टर केवली की दी हुई दवा ली थी। उसने उनकी दी हुई सिगरेट भी पी थी। डॉक्टर रेचल कहती है कि तू अब दवा तुम्हारे खून में है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हें अजीब से सपने आ रहे हैं। टेडी के हाथ सच में कांपने लगते हैं। उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। डॉक्टर रेचल कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और लाइट हाउस तो मत जाना, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। टेडी जल्दी से वापस हॉस्पिटल की तरफ आता है। उसका दिमाग अब उसके काबू में नहीं रहता। उसे हर जगह अपनी बीवी और वो मरी हुई बच्ची दिखाई देती है। इसके बाद वो डॉक्टर केवली से मिलता है। डॉक्टर केवली पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। तब टेडी गुस्से में कहता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है, तुमने ही उसे गायब कर दिया है। डॉक्टर केवली उसे हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि कौन पार्टनर? टेडी, तुम साइलेंट पर अकेले आए थे, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। ये सुनकर टेडी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि क्या ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं या टेडी सच में पागल हो रहा है। टेडी को लगता है कि चक को लाइट हाउस ले गए हैं ताकि उसकी ब्रेन सर्जरी कर सकें। अब उसे ऐसा लगता है कि उसे जल्दी से चक को बचाना होगा। टेडी सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर पानी में तैरकर लाइट हाउस पहुंचता है। उसे वहां एक गार्ड खड़ा मिलता है। टेडी उस पर हमला करता है और उसकी गन छीन लेता है। वो ऊपर भागता है और लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोलता है। उसे उम्मीद थी कि वहाँ ऑपरेशन थिएटर होगा, डॉक्टर्स होंगे और सर्जरी हो रही होगी, लेकिन वहाँ सन्नाटा होता है और उसे वहाँ बैठे मिलते हैं डॉक्टर केवली जो बिल्कुल शांत होते हैं। टेडी उन पर गन तान देता है और कहता है कि मेरा पार्टनर कहाँ है और तुमने एंड्रयू लाइडिस को कहाँ छुपाया है। डॉक्टर केवली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि टेडी गन नीचे कर दो, इसमें गोली नहीं है। टेडी जब ट्रिगर दबाता है तब गन के अंदर गोली नहीं होती। डॉक्टर केवली कहते हैं कि बैठो, आज तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो कोई और नहीं बल्कि टेडी का पार्टनर चक होता है, लेकिन इस बार उसने पुलिस की वर्दी की जगह सूट पहना होता है। तब डॉक्टर केवली कह देंगे ये तुम्हारा पार्टनर नहीं है बल्कि ये डॉक्टर लेस्टर शिहान है, तुम्हारे प्राइमरी साइकेट्रिस्ट। ये सुनकर टेडी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये क्या बकवास है। डॉक्टर केवली एक बोर्ड उठाते हैं और उस पर लिखते हैं द लॉ ऑफ 4। वो टेडी को समझाते हैं कि टेडी तुम्हारा असली नाम एडवर्ड डेनियल्स नहीं है बल्कि तुम्हारा असली नाम एंड्रयू लाइडिस है। ये सुनकर टेडी चीखता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एंड्रयू लाइडिस वो है जिसने मेरी बीवी को मारा है। तब डॉक्टर केवली बोर्ड
पर लिखते हैं एडवर्ड डेनियल्स। अगर इसके लेटर्स को आगे पीछे करो तो बनता है एंड्रयू लाइडिस। फिर वो लिखते हैं रेचल सोलांडो। इसके लेटर्स को रीअरेंज करो तो बनता है डोलोरस चैनल, यानी कि टेडी की बीवी का नाम। ये है लॉ ऑफ 4, 4 नाम लेकिन इंसान सिर्फ 2, तुम और तुम्हारी बीवी। वो कहता है कि तो 67 कौन है? तब वो कहता है कि टेडी तुम ही पेशेंट नंबर 67 हो। डॉक्टर केवली बताते हैं कि एंड्रयू पिछले 2 साल से इसी हॉस्पिटल में कैद है। वो यहाँ का सबसे खतरनाक पेशेंट है। उसने अपनी हकीकत को भुला दिया क्योंकि सच्चाई इतनी दर्दनाक थी कि वो सह नहीं सकता था। इसीलिए उसने एक नई दुनिया बना ली, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक हीरो है। लेकिन टेडी कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैंने रेचल को गुफा में देखा था। तब डॉक्टर शिहान कहते हैं कि वहाँ कोई गुफा नहीं है और ना ही कोई रेचल, वो सब तुम्हारा हेलुसिनेशन था। इस बात से टेडी पूरी तरह से बौखला जाता है। वो डेस्क से गन उठाता है और डॉक्टर केवली पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली का डॉक्टर केवली पर कोई असर नहीं होता। वो वहीं पर ही खड़ा होता है और टेडी जब गन को देखता है तो वो कोई असली गन नहीं होती बल्कि प्लास्टिक की गन होती है। इसके बाद डॉक्टर केवली उसे एक बच्ची की फोटो दिखाता है जो कि डूब कर रही थी और उस फोटो को देखने के बाद उसे सब कुछ याद आने लगता है। तब उसे याद आता है कि वही एंड्रयू लाइडिस है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। ये साल होता है 1952। एंड्रयू लाइडिस काम से घर वापस आता है। उसका घर एक झील के किनारे होता है। उसकी बीवी डोलोरस दिमागी रूप से बीमार होती है। एंड्रयू ने कभी उसके इलाज पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एंड्रयू हमेशा शराब में डूबा रहता था तो डोलोरस झील के किनारे बैठी थी। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। एंड्रयू से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं? तब डोलोरस कहती है कि वो सो रहे हैं। इस बात से एंड्रयू को थोड़ा शक होता है। वो भागकर झील की तरफ जाता है। वहाँ पानी में उसके तीनों की तैर रही होती हैं। ये देखकर एंड्रयू पूरी तरह से टूट जाता है। एंड्रयू की दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है। वो उन को बाहर निकालता है और बहुत रोता है। तब डोलोरस उसके पास आती है। वो कहती है कि हमें उन्हें नहलाकर टेबल पर लगा देना चाहिए। इस बात से एंड्रयू का दिमाग फटने लगता है। डोलोरस कहती है कि मुझे आजाद कर दो। एंड्रयू को पता है कि अब उसकी दिमाग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब वो उसे बहुत दूर जा चुकी है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो शायद कोई ना कर सके। एंड्रयू अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और रोते हुए अपनी बीवी डोलोरस को गोली मार देता है। उस वक्त से एंड्रयू की दिमाग की हालत पूरी तरह से खराब है। उसने टेडी डेनियल्स नाम से एक नई आइडेंटिटी बना ली ताकि उसे ये याद ना रखना पड़े कि उसकी वजह से उसके बच्चे मरे और उसने अपनी बीवी को भी मारा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ एंड्रयू बहुत रो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे सब याद आ गया, मैंने उन्हें मारा था, ये सब मेरी वजह से हुआ। डॉक्टर केवली कहते हैं कि हमें यही चाहिए था एंड्रयू, हमने ये पूरा ड्रामा इसलिए किया ताकि तुम अपनी फैंटासी को जी सको और आखिर में सच्चाई तक पहुंच सको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि तुम्हारी लोबोटोमी कर दी जाए ताकि तुम किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। ये तुम्हारा आखिरी चांस था। अगर तुमने फिर से वो झूठी दुनिया बनाई तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड्रयू कहता है कि वो अब ठीक है, वो सच्चाई एक्सेप्ट कर चुका है। अगली सुबह एंड्रयू और डॉक्टर शिहान हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। मौसम साफ हो चुका होता है। डॉक्टर शिहान पूछते हैं अब आगे क्या प्लान है। एंड्रयू एक पल के लिए चुप रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है। वो कहता है कि पता नहीं चक, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, क्या बेहतर है, एक मॉन्स्टर बनकर जिंदा रहना या एक भला आदमी बनकर मर जाना। ये सुनकर डॉक्टर शिहान को झटका लगता है। वो एंड्रयू की तरफ देखते हैं। अगर एंड्रयू ने चक कहा इसका मतलब वो फिर से टेडी बन गया है, फिर से अपनी झूठी दुनिया में चला गया है। डॉक्टर शिहान दूर खड़े डॉक्टर केवली को नाम में इशारा करते हैं, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। एंड्रयू वापस पागल हो गया। डॉक्टर केवली ऑर्डरलाइज को इशारा करते हैं। वो सर्जरी का सामान लेकर आते हैं। एंड्रयू उठता है और बिल्कुल शांति से उनके साथ चल पड़ता है, लेकिन जाते जाते वो चक को एक आखिरी लुक देता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है। यहाँ ऑडियंस के लिए एक सवाल छूट जाता है, क्या एंड्रयू सच में वापस पागल हो गया था या उसने जानबूझकर पागल होने का नाटक किया? क्योंकि सच्चाई इतनी दर्दनाक थी कि वो उसके साथ जिंदा रहना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अगर वो ठीक हो गया तो उसे अपने बच्चों और बीवी के बोझ के साथ जीना पड़ेगा। इसीलिए उसने चुना कि वो एक भले आदमी की तरह मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि वो एक मॉन्स्टर बनकर जिए। वैसे आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में? मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।